क्लास 10 कैसे हो आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, उसकी अगली कड़ी के अंदर पावर के बारे में स्टडी हमने करनी है। वैसे आप सभी ने 9th क्लास के अंदर इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि पावर क्या होती है। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम और एनर्जी अपॉन में टाइम। दोनों इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी अपॉन में टाइम के साथ भी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमारी जो डिस्कशन चल रही थी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो इट मींस हमने यहाँ पे ज्यादातर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो इसीलिए जो पावर है यहाँ पर है उसको भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वैसे आपको पता है कि पावर जो होती है वो हर उस चीज के अंदर जो मैकेनिकल वर्क डन करती है उसकी पावर हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारा ट्रैक्टर है 60 हॉर्स पावर, 60 HP का ट्रैक्टर है, तो वहां पर भी जो पावर निकाली जाती है वहां पे हम उसका वर्क देखते हैं कि वो कितना वर्क कर रहा है कितने गिवन टाइम के अंदर, वहां पर उस बेस पे हम पावर निकालते हैं। लेकिन यहां पर जो पावर की बात आ रही है इस चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कोई भी चीज कितना कंजम्पशन कर रही है इलेक्ट्रिसिटी का और उसके हिसाब से कितना आगे वर्क करेगी, तो उसकी हमने आप स्टडी करनी है। तो इसलिए हमारे जो फॉर्मूले होते हैं इनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे P इज इक्वल टू W अपॉन में T, ये ऊपर वाले का शॉर्ट फॉर्म है। पावर की जगह P लिख दिया, वर्क की जगह पे W और टाइम की जगह पे T आ गया। तो पावर अपने को पता है कि इसकी SI यूनिट की अगर अपनी बात करें, पावर की SI यूनिट होती है वाट। SI यूनिट के अंदर हम वाट इसको यूज करते हैं। कहां पे लिखा होता है वाट? देखो, एक ये इलेक्ट्रिक आयरन है मेरे पास, इसका बॉक्स है ये, यहां पे लिखा हुआ है 750 वाट, नजर आ रहा है आपको? तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक जो आयरन है ये 750 वाट पावर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करेगा। तो वो जो वाट होती है, इसी प्रकार CFL लगा रखे मान लो, उस पर लिखा हुआ है 15 वाट, तो उसका कंजम्पशन जो है वो 15 वाट की रेंज का है। तो ये पावर रेटिंग होती है जो डिवाइस के ऊपर लिखी होती है, और इससे हमें ये पता लगता है कि अगर इसको अपने यूज करेंगे तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर के ऊपर। फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम या एनर्जी अपॉन में टाइम, तो इसलिए E अपॉन में T भी लिखा जा सकता है। वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि दोनों की यूनिट जूल होती है, इसलिए हम W अपॉन में T भी लिख सकते हैं, E अपॉन में T भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट वाट होगी, लेकिन वाट जो है वो काफी छोटी यूनिट है। नॉर्मली जो चीजें कंजप्शन करती है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम इसको काउंट करेंगे तो इसके अलावा किलोवाट भी अपने यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, जिस प्रकार 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं हमारे। और अगर हॉर्स पावर की बात करें, हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट है, जिसके अंदर 746 वाट होते हैं। जो इंजन वगैरह होते हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, उनका पावर जो है वो HP के अंदर नापा जाता है। और बाकी चीजें जो हमारी मशीनें जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली है, इनकी हम इस प्रकार वाट या किलोवाट में निकाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन हमने बनानी है कि पावर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V और इलेक्ट्रिक करंट I और रेजिस्टेंस R, इसके साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखो, मेन हमारे काम का जो है वो ये चीज है। यहां पर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि P, V, I एंड R, इन चारों के बीच में क्या रिलेशन होगा। P फॉर पावर, V फॉर वोल्टेज या पोटेंशियल, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। इनके बीच में हमने यहाँ पे एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है कि क्या फॉर्मूला इनके बीच में बनेगा। तो सबसे पहले हम इसी को लेकर चलेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। तो पावर की जगह पे हमने जैसे पहले P लिखा था, वर्क की जगह पे आएगा W और अपॉन में आ जाएगा T। अब उसके बाद W होता है वर्क डन, और वर्क डन के बारे में हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। किसी चार्ज को मूव करवाने के लिए हम जो भी वर्क करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है। तो यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमने ये पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। ये हमने स्टार्टिंग के अंदर स्टडी की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहां से हम W को काउंट करें, ये किसके इक्वल होगा, V इंटू Q के, क्योंकि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा V इंटू Q। तो इस W की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर इक्वेशन सेकंड जो है वो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे यहाँ पर आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 बिकम्स V इंटू Q अपॉन में T। अब इसमें से आप देखो,
कि जो क्यू अपॉन में टी लिखा हुआ है ये भी किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद आया कुछ? कईयों के आगे होगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही अंदाजा लगाया कि क्यू अपॉन में टी होता है वो आई की इक्वल होता है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ये करंट की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन में टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्यू अपॉन में टी की जगह पे आई लिख सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन थी उसके अंदर पी पहले से था, वी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्यू अपॉन में टी ये जो है इसकी जगह पे आ गया आई। तो पावर जो निकाली जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई से निकाली जा सकती है। तो यहां पर पावर की तीन इक्वेशन बन सकती है। ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, अगर मान लो V जो है V की जगह पे हमने IR लिखना है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस V की जगह पे IR आ गया और एक I पहले से लिखा हुआ है, तो इक्वेशन बन जाएगी I²R। यानी कि पहले जो इक्वेशन है हमारी वो वोल्टेज और करंट की फॉर्म में है। अभी हमने जब इक्वेशन बनाई है सब्स्टिट्यूट पुट करके यहां से हमने वोल्टेज को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो इक्वेशन जो है वो करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में आ गई। अगर हम यहां से करंट को हटाना चाहते हैं तो जो अगली इक्वेशन बनेगी आई की जगह पे क्या आता है, V अपॉन में R होता है। तो हम जो पावर की इक्वेशन है V इंटू आई, अब आई की जगह पे अगर ये लिख दिया V इंटू वी अपॉन में R, तो इक्वेशन बन जाएगी V² अपॉन में R। तो इस प्रकार तीन इक्वेशन होती है पावर की जो आपने प्रूव करनी होती है पेपर के अंदर। पहली वाली ये, सेकंड ये और थर्ड ये। बनेगी कैसे, इस प्रकार पावर की डेफिनेशन लेंगे सबसे पहले वर्क अपॉन में टाइम वाली, W आ जाएगा, W की जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट आएगा, और Q अपॉन में T में करंट की जगह से आएगा। तो ये दो तीन चीजें आपने चेंज करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट में पावर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखो अगला टॉपिक जो हमारा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यहां पे वर्ड आ गया कॉमर्शियल। कॉमर्शियल जो है वो कॉमर्स से बना हुआ है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड या व्यापार से संबंधित एक टर्म है। तो इसका यहां पे क्या यूज है, एक बिजनेस या व्यापार की यूनिट इलेक्ट्रिक पावर के कंसेप्ट में। तो उसका देखो इलाज है ये, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। क्या है ये एक बिजली का बिल है जो लगभग हर 1 महीने या 2 महीने बाद हमारे घर पे आता है, और जैसे ही बिल आता है तब हमारे करंट लगता है बिना वायर को टच किए हुए। अरे इतना ज्यादा कैसे आ गया। और अब तो मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है तो और ज्यादा आएगा, क्योंकि घर पे सारा दिन एलईडी, टीवी, फ्रिज, एसी सारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की। जब हमारे घर पे बिजली का बिल आता है, ये भाई साहब किस तरह की इतना बड़ा सारा छपा होता है इसके अंदर, तो इसमें एक जगह पे लिखा होता है कि इस महीने के अंदर हमारे घर पे कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। वो निकालने के लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन जो होती है वो कॉमर्शियल यूनिट की फॉर्म में होती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट थी वाट, और अगर किलोवाट में निकाले तो kW, ये पावर की यूनिट है। लेकिन जो हमारा बिल आता है उसके अंदर हम kWh एक यूनिट यूज करते हैं। ये कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, kWh किलोवाट आवर की फॉर्म के अंदर। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर कितनी किलोवाट पावर कंज्यूम हुई है। जैसे आपने एग्जांपल लिया था कि ये इलेक्ट्रिक फैन जो इलेक्ट्रिक आयरन का बॉक्स है, इस पे 750 यहां पे लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहां पे इलेक्ट्रिक आयरन है इसकी पावर रेटिंग है 750 वाट। इसका मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक आयरन हम 1 घंटे तक यूज करेंगे, हमारे घर पे मान लो इतने ज्यादा कपड़े हो चुके हैं इस्त्री करने वाले कि 1 घंटा लग गया, और अगर 1 घंटा तक हमारा ये इलेक्ट्रिक आयरन चलेगा तो ये 750 वाट कंज्यूम कर लेगा। और हमने जब कैलकुलेशन निकालनी है कि 1 घंटे के अंदर कितने पैसों की बिजली ये खा चुका है या कितना खर्चा आ चुका है प्रेस करने में, वो निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाट को किलोवाट में चेंज करना है। तो इसके अपॉन में अपने 1000 लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.75 किलोवाट। अब ये 1 घंटे तक यूज हुआ है तो यहाँ पे एच भी लगा सकते हैं हम, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन जो 750 वाट का है या 750 वाट का है वो अगर 1 घंटे तक यूज होगा घर पे
तो वो 0.75 किलोवाट यूनिट यूज करेगा। अब मान लो कि जो रेट है एक यूनिट का, वो वैसे तो अलग अलग होता है, डोमेस्टिक का अलग होता है, गांव के अंदर, शहरों में अलग होता है, और गांव में भी जो खेत में ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं उसका बिल अलग आता है। सिटी के अंदर भी अगर किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है तो उसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है, उसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। तो ये कैटेगरी अलग अलग बनाई हुई है। तो एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि रेट है लगभग 6 रुपए है एक यूनिट का, 6 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे ये जो यूनिट है ये किलो वाट KWH की फॉर्म में होती है। हमारा जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी कैलकुलेशन KWH के अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को काउंट करके फिर निकालते हैं। तो देखो 6 रुपए हमारी यूनिट का रेट है और 0.75 वाट यहाँ पे कंजम्पशन है। तो कितना बिल आएगा देखो एक घंटे के अंदर, 6 इंटू 5 3 बच गया, 7 इंटू 4 45, यानी कि एक घंटे के अंदर इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो 4.5 रुपए की बिजली खा चुका है। और अगर महीने के अंदर रोज 1 घंटा प्रेस होगा तो इसको आगे 30 से अपने और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल एग्जांपल था कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है उसका खर्चा कितना होता है। वो ऐसे निकलता है, सबसे पहले जो वाट के अंदर उसकी वैल्यू लिखी होती है उसको हम किलोवाट में चेंज करते हैं, फिर जो रेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर पूरे 1 मंथ का इसमें निकालें, सपोज करो कि रोज 1 महीना 1 घंटे तक हमारा इलेक्ट्रिक आयरन यूज हो रहा है, तो उसका जो खर्चा होगा उसके अंदर देखो 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 3 12, 135 रुपए तो सिर्फ इलेक्ट्रिक आयरन के हो गई। इसके साथ साथ घर पे 4 पंखे चल रहे हैं, एक फैन मान लो 500 वाट का है या अलग अलग होता है, ये 800 वाट का भी हो सकता है। फ्रिज चल रहा है 1500 वाट का, एसी चल रहा है 2000 वाट का। तो हर अलग अलग डिवाइसेस को हम इस प्रकार अगर काउंट करते जाएंगे तो ये हमारा जो बिल है वो बढ़ता जाएगा, ऐसे प्लस होते होते लास्ट में हजारों में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जितना कम से कम यूज करेंगे हमारे लिए उतना ही फायदेमंद होता है। तो अब हमारा थ्योरी से रिलेटेड टर्म जो है वो ये है कि कॉमर्शियल यूनिट और जो एनर्जी की नॉर्मल यूनिट होती है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो जो 1 kWh है इसके अंदर कितने जूल होंगे, क्योंकि kWh लग तो पावर की यूनिट रही है लेकिन बेसिकली यहां पे निकाली इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजम्पशन कितना है। तो हमने अब ये बताना है कि 1 किलोवाट आवर पर आवर जो मतलब पावर बन रही है उसके अंदर कितने जूल होंगे, उसमें एनर्जी कितनी यूज हुई है। एनर्जी यूज करने के लिए हम ये देखते हैं कि जूल के अंदर काउंट करेंगे इसको। तो इसको हम ये लिखते हैं कि 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या होता है 1 किलोवाट इन 1 आवर। ये मीनिंग होता है 1 kWh का कि 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट पावर यूज हो रही है। अब किलोवाट को अगर आपने वाट में चेंज करना है तो हम आगे ये लिख सकते हैं 1000 वाट इन 1 आवर। ये 1 आवर आ गया, 1000 वाट इन 1 आवर। अब आवर को अगर आपने सेकंड में चेंज करना है तो यहां पे अपन लिख सकते हैं 1000 वाट इन 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो ये 1000 वाट जो है वो 3600 सेकंड के अंदर यूज हो रही है। उसके बाद आगे देखो फिर जो वाट यहां पे लिखा हुआ है, अब देखो वाट कैसे बना, वाट बना था P इक्वल टू W कोण में T से। पावर की जगह पे इसकी यूनिट लिख दी हमने वाट, W फॉर वर्क डन, इसकी जगह पे लिखा जाएगा जूल, या हम इसको E अपॉन में T लिख लेते हैं एक बार, दिक्कत ना आए, क्योंकि एनर्जी की भी जूल होती है और टाइम का आ जाएगा अपॉन में सेकंड। तो इसका मतलब वाट जो होता है वो जूल अपॉन में सेकंड के बराबर होता है। तो ये जो वाट यहां पर लिखी हुई है इसकी जगह हम जूल अपॉन में सेकंड लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1000 जूल अपॉन में सेकंड इन 3600 सेकंड। तो ये जो 3600 सेकंड इसके साथ था मल्टीप्लाई वाला, तो इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, पीछे ऊपर हमारे पास क्या रह गया, इधर से 3600 रह गया, इधर से 30 और इसके पीछे लग गई। तो ये 1 kWh के अंदर इतने जूल होते हैं। और इसको अगर आपने पावर की फॉर्म में लिखना है 1 2 3 4 5 0 तो 36 के पीछे लिखी हुई है, इसको अगर आप 3.6 लिखोगे तो ये 10 की पावर 6 जूल हमें यहां पर लिखना पड़ेगा।
ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच में और जो कॉमर्शियल यूनिट है उसके बीच में। ये एसआई यूनिट होती है जूल वाली, और ये कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है कि कैसे कॉमर्शियल यूनिट को ऐसे यूनिट के अंदर चेंज कर सकते हैं। ऐसा यूनिट जूल किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, और 1 kWh ये भी ऐसी यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, सॉरी ऐसे यूनिट नहीं है, कॉमर्शियल यूनिट है ये। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। तो उसके बाद हम कुछ और आगे एग्जांपल वगैरह इसमें अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, सिंपल है हमारे लिए। तो अब इसके अंदर देखो अभी जो नया पैटर्न हमारा आया है सीबीएसई के अंदर, उसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने शुरू हो गए। तो इन टॉपिक्स के ऊपर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, यानी कि इसको रेटिंग लिखी हुई है 220 वोल्ट और आगे एंड 100 वाट। ये तो आपके लिए तो मतलब एक तरह से पुराने जमाने की बात होगी। जैसे हमारे जमाने में ये था बल्ब, आजकल तो इलेक्ट्रिक बल्ब आते नहीं है, आजकल सीएफएल या एलईडी बल्ब हमारे पास आते हैं। और 100 वाट ये पहले आते थे। इसकी रेटिंग लिखी हुई है कि ये 220 वोल्ट वाली जो लाइन है उस पे चलेगा, यानी कि जो सिंगल फेज में हमारे घर पे लाइट आती है लगभग 220 वोल्ट वो मानी जाती है, 220 वोल्ट पे चलेगा और घंटे के अंदर 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। आगे लिखा हुआ है व्हेन it is operated on 110 volt, आगे देखें the power consumed will be, the power, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन भी है नीचे। हम एक बार उनकी बात नहीं करते, हम सीधा क्वेश्चन एक बार सोल्व करेंगे। 220 वोल्ट पे चलता है तो पावर कंज्यूम करता है 100 वाट। अगर हम वोल्टेज घटा दें 110 वोल्ट कर दें तो पावर कितनी रह जाएगी। तो उसको निकालने के लिए देखो हमारे पास सिंपल सा मेथड है कि हम कोई भी इसमें ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पावर निकालनी है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, सबसे पहले ये देखो कि इसमें कांस्टेंट क्या चीज है। क्योंकि देखो हमारा जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा उसमें ये 4 चीजें थी, पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। यहां पे वोल्टेज और पावर P और V गिवन है, I और R यहां पे मिसिंग है। तो हमें अगर सेकंड पार्ट सोल्व करना है तो इन दोनों में से कोई एक पहले आंसर निकालेंगे। तो पहले I और R में से हम क्या फाइंड आउट करें। वैसे तो I फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि जो फॉर्मूला था P = V × I, इससे I निकाला जा सकता है। लेकिन I यहां पे कांस्टेंट नहीं है। हम इन दोनों में से वो चीज पहले निकालेंगे जो कांस्टेंट है। जब हम वोल्टेज कम कर रहे हैं तो भी वो चीज नहीं कम होनी चाहिए। अब करंट का तो क्या है, अगर वोल्टेज चेंज होगी तो करंट अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। इसका मतलब करंट यहां पर स्टेबल चीज नहीं है। जिस तरह से मैं कहते हैं ना कि करंट जो है वो भी हालात के हिसाब से बदल जाएगा, उसकी कोई जबान नहीं है करंट की भी, वो कह के मुकर सकता है बाद में। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है ये सॉलिड बनता है। यहां पर इसने जो कह दिया एक बार, जो इसने जवाब दे दी, जो इसने अपनी वैल्यू फिक्स कर ली, बाद में ये बदलता नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम करंट नहीं निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। जिस क्वेश्चन में पावर गिवन हो, वोल्टेज गिवन हो और रेजिस्टेंस निकालना हो, वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, P = V² R। जो हमने थोड़ी देर पहले 3 इक्वेशन निकाली थी उनमें एक ये भी था, आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे पावर आपको गिवन है 100 वाट, ये दे रखी है, तो P की जगह पे हम लिख देंगे 100। वोल्टेज 220 वोल्ट, 220, ऊपर इसका स्क्वायर लगा हुआ है, इससे निकलेगा R निकलेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, R इधर चला गया। पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, 220 का स्क्वायर 484 होता है शायद, आगे 2 जीरो भी लगेगी क्योंकि ये इसका स्क्वायर करना है जब, अपॉन में 100 आ गई है, इससे कैंसिल हो गया। रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। दूसरे केस के अंदर वोल्टेज दे रखी है 110, हमें निकालनी है पावर, तो ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां वाला दिए हुए। तो अब P निकालने के लिए V² R, V की वैल्यू है 110 का स्क्वायर,
अपॉन में रेजिस्टेंस। अब बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, जब एक बार बना दिया मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो गई तो रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जो आर पहले निकाला हुआ है 484 वो यहाँ पे लिखेंगे, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 110 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर निकालो पहले 121, पीछे इसके 2 बार जीरो लगेगी और नीचे आ गया 484। अब ये इससे कटेगा तो 4 पे कर सकता है ये, क्योंकि अगर 121 को 4 से मल्टीप्लाई अपने करते हैं तब ये 484 के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 100/4, 100 इसका बचा है क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, पीछे 2 जीरो भी थी, पीछे पावर बच गई 25 वाट। तो देखो यहां पर जब वोल्टेज 220 थी पावर थी 100, लेकिन वोल्टेज जब आती होगी तो पावर है वो 1/4 हो जाती है। ये किस वजह से हुआ, ये इस वजह से क्योंकि पावर जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के साथ आती है यहाँ पर, इसलिए पावर के अंदर जो चेंजेस होएगा वो वोल्टेज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। वोल्टेज में हाफ चेंज होगा तो पावर में 1/4 हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपने सोल्व करने इनके न्यूमेरिकल्स, जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी या जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है उसकी क्वेश्चन निकालनी है और ये चीजें निकालनी है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। हैव ए गुड डे।